दोस्तों, हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे तो एग्रीकल्चर की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ में चल रहा है ड्रैगन फ्रूट। देखो ड्रैगन फ्रूट कैसे न्यूज़ में आया है कि जो सेंटर है उसने बोला है कि प्रमोट करेंगे हम ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन को 5,000 हेक्टेयर में। अब ड्रैगन फ्रूट क्या होता है? ड्रैगन फ्रूट जो है मेरा एक हर्बेसियस पेरिनियल क्लाइंबिंग कैक्टस है। ठीक है, ये क्या है? एक क्लाइंबिंग कैक्टस, इसको याद रखना। जो कि हमारा, इसको हम ज़्यादातर किस नाम से जानते हैं? इसको हम पिटाया के नाम से जानते हैं। इट हैज़ इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, कहाँ मिला है इसका, मतलब कहाँ से सबसे पहले ये ओरिजिनेट हुआ था? तो सदर्न मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अफ्रीका वाले रीजन में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था। इसका जो फ्लावर है वो हर्माफायरोडाइट्स के नेचर में होता है इसका फ्लावर, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों सेम फ्लावर में पाए जाते हैं। और ये फ्लावर ओपन होता है नाइट में। अगर तुम एक बार इस पेड़ को लगा दोगे, ड्रैगन फ्रूट के पेड़ को, तो पेड़ जो है 20 साल तक सस्टेन कर सकता है। ठीक है, और इसमें हाई नेट्रा क्यू हाई न्यूट्रास्यूचुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो मतलब मेडिकल बेनिफिट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और गुड फॉर वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किसके लिए? मेडिकल इफेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है। इंडिया में इसको क्या बोलते हैं हम? इंडिया में इसको कमलम बोलते हैं, कमलम फ्रूट, कमलम फ्रूट। ठीक है, और ये कहाँ होता है? हमारा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, मिजोरम एंड नागालैंड, इन कुछ स्टेट्स को याद रखना। मतलब नदर्न स्टेट्स में इंडिया के नहीं होता कमलम फ्रूट्स। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट को हम कमलम फ्रूट्स बोलते हैं। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी बेनिफिशियल है? तो हमारे एज़ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो हमारा कमलम प्लांट है, मतलब ड्रैगन फ्रूट है, इसको ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए, है ना, और कैन बी कल्टिवेटेड ऑन ड्राई लैंड, ये ड्राई लैंड पे कल्टिवेट हो सकता है। जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है इसकी इनिशियली हाई हो सकती है, मतलब इसको लगाने के लिए कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, अगर तुम देखोगे कुछ वीडियोस को सर्च करके देखना यूट्यूब पर, कि इसकी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन तुमको पता चलेगी कि हाई है। मतलब इसको उस पर लगाना होता है, मतलब स्प्रिंकल इरीगेशन करना होता है इसके लिए, और इसके साथ साथ वो लगाने पड़ते हैं पिलर्स, पोल्स, जिनके ऊपर, जिसके सहारे से लगाना पड़ता है। तो इनिशियल कल्टीवेशन इसका थोड़ा सा महंगा है। बट द प्लांट डजंट नीड प्रोडक्टिव लैंड, मतलब इसको ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत फर्टाइल लैंड चाहिए, ये किसी भी लैंड पे आराम से ग्रो कर जाता है। इट गिव्स मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम द नॉन प्रोडक्टिव लेस फर्टाइल एरियाज़ पर, ये अच्छा खासा प्रोडक्शन तुमको दे देता है। अच्छा, सरकार ने क्या स्टेप्स लिए इसको प्रमोट करने के लिए, कमलम को, मतलब ड्रैगन फ्रूट को? तो द गुजरात गवर्नमेंट रिसेंटली रीनेम्ड ड्रैगन फ्रूट एज कमलम। इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? कमलम। कमलम तो जानते हैं लोटस, तो देखोगे ना, तो देखने में जो इसका फ्रूट आता है वो लोटस जैसा लगता है। एंड अनाउंस्ड एन इंसेंटिव्स फॉर फार्मर्स हु कल्टिवेटेड, और जो फार्मर्स को कल्टिवेट करेंगे उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी गुजरात गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड अ ग्रांट फॉर फार्मर्स हु आर रेडी टू प्लांट दिस एक्जॉटिक फ्रूट वेराइटी। देखो एक्जॉटिक इसलिए बोला गया, तुम्हें बताइए, क्योंकि इंडिया में इसका ओरिजिन नहीं है। तो हरियाणा गवर्नमेंट भी क्या प्रोवाइड कर रही है? ग्रांट प्रोवाइड कर रही है उन फार्मर्स को जो क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे इस फ्रूट को। अब ड्रैगन फ्रूट के क्या बेनिफिट्स हैं ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की आदत है वो पूछता है ऐसे सवाल जो न्यूज़ में रहते हैं, कि पर्टिकुलर फ्रूट्स, जैसे मशरूम के प्रॉपर्टीज़ पूछी थी, ऐसे फ्रूट की, ड्रैगन फ्रूट की पूछ सकता है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारा, इसमें विटामिन भर भर के मिलते हैं, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। ड्रैगन फ्रूट इज़ रिच सोर्स ऑफ वाइटल न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि इसमें कैरोटीन मिलता है, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन बी, विटामिन सी और फॉस्फोरस, ये कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमको इससे मिलते हैं। जो मेरा ड्रैगन फ्रूट है ये रेगुलेट करता है हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस को, प्रिवेंट करता है कोलन कैंसर, डायबिटीज़, न्यूट्रलाइज। देखो प्रिवेंट करता है, ऐसा नहीं क्योर नहीं करता, ये भी याद रखना। अगर पूछा जाए कि इट क्योर द कैंसर, नहीं, प्रिवेंट करता है। ठीक है, और क्या करता है? डायबिटीज़ को प्रिवेंट करता है, न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है हमारी बॉडी से, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, और अस्थमा और कफ के अगेंस्ट भी ये काम करता है। ठीक है, तो ड्रैगन फ्रूट हमारा समझ में आ गया। नेक्स्ट है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है समझते हैं। तो रीजनरेटिव, ये वर्ड अपने आप में तुम समझ जाओगे, रीजनरेट करना एग्रीकल्चर को। तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इज़ अ होलिस्टिक फार्मिंग एंड लैंड मैनेजमेंट अप्रोच, मतलब लैंड को बचा के भी रखना है और फार्मिंग भी करनी है। ठीक है, जो फोकस करती है ऑन इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, हमें सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना है, कॉस्ट को, रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द एग्रीकल्चर, जो हमारे एग्रीकल्चर से कार्बन फुटप्रिंट्स रिलीज हो रहे हैं उनको कम करना है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इट इन्वॉल्व्स द रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस, इसमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हम टिलेज कम करें, मतलब खेत जो जोत रहे हैं वो कम जुताई करें उसकी, कवर क्रॉपिंग जो करें हम कवर क्रॉपिंग करें, क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, और इंटीग्रेटेड लाइव स्टॉक मैनेजमेंट होना चाहिए हमारा फार्मिंग में। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर सीक्स टू क्रिएट अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम,
जो मेरा रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है उसमें क्या चाहिए मेरे को, हेल्दी और प्रोडक्टिव इकोसिस्टम चाहिए। ठीक है, ये मतलब इसका जो मेन एम है वो क्या बनाना है, हेल्दी और प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बनाना है जो कि सपोर्ट कर पाए सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन को रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब अगर तुम इस डायग्राम को देखोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है सॉइल के डिस्टर्बेंस को, सॉइल डाइवर्सिटी को मैक्सिमाइज़ करना है, सॉइल को कवर्ड रखना है। ठीक है, मेंटेन करना है लिविंग रूट ईयर राउंड। ठीक है, और इंटीग्रेट लाइव स्टॉक इसके साथ हमें करना है, इसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इसके आउटकम क्या होंगे, हमको इंप्रूव सॉइल हेल्थ मिलेगी, हमको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, फास्टर ग्रोथ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रमोट इकोनॉमिक रेजिलियंस इन फार्मिंग कम्युनिटीज़। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जो हमने अभी पीछे समझ लिए, क्रॉप यील्ड बढ़ेगी, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस बढ़ेगा, हेल्थ ऑफ सॉइल इंप्रूव होगी, सॉइल की एबिलिटी टू रिटेन वाटर ऑब्वियस सी बात है इंप्रूव करेगी, और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम तुम जानते हो, ये एक मेरा सुटेबल एग्रीकल्चर सिस्टम है जिसमें मैं इंटीग्रेट करता हूँ लाइव स्टॉक क्रॉप प्रोडक्शन को, फिश, पोल्ट्री, ट्री, क्रॉप प्लांटेशन, क्रॉप एंड अदर सिस्टम्स दैट बेनिफिट ईच अदर। मतलब सबको एक साथ मिला के मैं करूँ, मैं मतलब लाइव स्टॉक भी रख रहा हूँ, क्रॉप प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, फिश भी कर रहा हूँ, पोल्ट्री भी कर रहा हूँ, ट्री भी ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, प्लांटेशन भी कर रहा हूँ सबको, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। नेक्स्ट मेरा न्यूज़ में हमेशा रहता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट का मतलब क्या है, बजट मतलब ऐसी फार्मिंग करूँ मैं जो नेचुरल हो, ठीक है, और जिसमें बजट आए एकदम जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसका मतलब अब तुम अपने अभी नाम से समझ गए, इसका मतलब रेजिंग क्रॉप्स विदाउट यूजिंग एनी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स और एनी अदर एक्सटर्नल मटेरियल्स। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, हम बिना केमिकल्स के फार्मिंग करें। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजर्स में फार्मिंग करूँ और विदाउट फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में फार्मिंग करूँ। अदरवाइज मैं ये भी कह सकता हूँ बिना किसी एक्सटर्नल मटेरियल के मैं फार्मिंग करूँ। इंटरनल मटेरियल से ही अगर मैं उनको ही बार बार यूज़ करता हूँ तो वो नेचुरल फार्मिंग होती है। द वर्ड जीरो बजट का मतलब क्या होता है, जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप, जितनी भी क्रॉप में ग्रो कर रहा हूँ उनमें जीरो कॉस्ट आए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेरी गाइड्स करती है फार्मर्स को टुवर्ड्स सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस होंगी हमारी, जिससे क्या होगा, रिटेन हो जाएगी हमारी सॉइल की हेल्थ, फर्टिलिटी अच्छी होगी मेरी सॉइल की, और केमिकल फ्री एग्रीकल्चर हमारा होगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको देखने को मिलेगा, और फार्मर की इनकम तो ग्रो करेगी करेगी। सबसे बड़ी बात कि हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे फ़ायदे इसके देखने को मिलेंगे हमको। जो कंसेप्ट है इसको प्रमोट सबसे पहली बार किसने किया था, हमारे पद्मश्री अवॉर्डी सुभाष पालेकर ने इसको सबसे पहली बार वर्ड को प्रमोट किया था 1990s में। ठीक है, एज अ ऑल्टरनेटिव टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन तुम सबको पता है, नहीं पता तो एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या क्या नुकसान है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो नुकसान है उसके अगेंस्ट जो है ये हमारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आया। ठीक है, अब नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अब नेचुरल फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये समझेंगे पहले। तो हमारा एक नेशनल मिशन आया नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट स्कीम टू प्रमोट केमिकल फ्री एंड केमिकल स्मार्ट एग्रीकल्चर, सॉरी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। हमको कैसा एग्रीकल्चर करना है, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करना है और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना है। जो मेरा नेशनल मिशन है नेचुरल फार्मिंग के लिए वो क्या कवर करेगा, 7.5 लाख हेक्टेयर्स एरिया बाय डेवलपिंग 15,000 क्लस्टर्स। द फार्मर्स विलिंग टू इम्प्लीमेंट नेचुरल फार्मिंग ऑन देयर फील्ड विल बी रजिस्टर्ड एज अ क्लस्टर मेंबर्स। जो मतलब फार्मर्स इंटरेस्टेड होंगे अपने फील्ड पर नेचुरल फार्मिंग करने के लिए, उनको क्लस्टर मेंबर से रजिस्टर करा जाएगा और क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और हर क्लस्टर में ईच क्लस्टर शेल कंप्राइज 50 मेंबर्स, मतलब ग्रुप्स बनाए जाएंगे मैं उन फार्मर्स के, जो फार्मर्स क्या करना चाहते हैं, नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं। और हर ग्रुप में कितने होंगे, 50 मेंबर्स होंगे, और 50 से थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, विद 50 हेक्टेयर्स लैंड। और हर मेंबर के पास लगभग 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के आसपास लैंड होगी। तो 50 हेक्टेयर लैंड पर 50 फार्मर्स मिलकर क्या करेंगे, खेती करेंगे। अंडर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग फार्मर्स विल रिसीव अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 50,000 पर हेक्टेयर। मतलब फार्मर के पास जितनी ज़मीन होगी उसको 15,000 रुपये पर हेक्टेयर पर ईयर मिलेंगे इस स्कीम के तहत। ठीक है, 3 साल तक, फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हम उनको क्या बनाना है, ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन, मतलब जो मैन्योर वगैरह होना चाहिए वो कैसा हो, वो मतलब वहीं का मैन्योर वगैरह हो, बाहर से ऐसा ना हो कि मैं बाहर से फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करूँ इस पैसे से। हमें क्या बनाना है, ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। द सेंटर इंटेंड्स टू सेटअप 50,000 भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट्स। सरकार का ये एम है कि 15,000 भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट्स डेवलप करने टू प्रोवाइड इजी एसेस टू बायो रिसोर्सेज। ठीक है, मेरा नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट है मेरा, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसको रीनेम किया गया एज अ नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग बाद में।
ये मेरी एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देखो भाई, नेचुरल फार्मिंग, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग ये दोनों सेम नहीं होती हैं, एक बात याद रखना, इनमें डिफरेंस होता है और डिफरेंस याद कर लेना, ठीक है, क्या होता है मैं आगे बताऊंगा तुमको। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग सेम नहीं होती, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है। तो ये एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, इसका मेन एम क्या है, फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, ये 2004 में इस्टेब्लिश हुई थी, गाजियाबाद यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट स्कीम आई है मेरी पीएम प्रणाम, तो हमारे पीएम जी प्रणाम कर रहे हैं हमारी अर्थ को। तो इस स्कीम का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एड्यूरमेंट ऑफ मदर अर्थ, ठीक है, पीएम प्रणाम। ये अनाउंस हुई थी हमारे यूनियन बजट 2023-24 में। पीएम प्रणाम स्कीम जो लॉन्च हुई थी अंडर गोवर्धन स्कीम के तहत ये लॉन्च हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं अपनी पृथ्वी अर्थ पर, जिसकी वजह से एक तो सब्सिडी में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बर्बाद हो रही है। तो उस सबको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कम सब्सिडी में पैसा खर्च करने के लिए पीएम प्रणाम स्कीम आई। देयर विल बी नो सेपरेट बजट फॉर द पीएम प्रणाम स्कीम, ये वाली बात और याद रखना। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से कहीं से पैसा दिया जाएगा, इसको जो पैसा जो मिलेगा, जो सेविंग से पैसा बचेगा, ठीक है, जो कहाँ कौन सी सेविंग से, जो केमिकल फर्टिलाइज़र पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, उस सब्सिडी से जो पैसा बचेगा वही पैसा इसी स्कीम में यूज़ हो जाएगा। इट विल लॉन्च टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रमोट ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ना समझ में आ रहा होगा। इसे लॉन्च किया गया इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड यूटीज़ और स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए, ताकि वो प्रमोट करें ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, टू इनकरेज बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन कंजक्शन विद द बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है मेरी पर्माकल्चर। पर्माकल्चर क्या होता है, पर्माकल्चर इज़ अ डिज़ाइन सिस्टम, ये पर्माकल्चर एक डिज़ाइन सिस्टम है जिस दैट सीक्स टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोसिस्टम फॉर मिमिक नेचुरल पैटर्न्स एंड प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्माकल्चर। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल्स टू क्रिएट अ क्लोज्ड लूप सिस्टम दैट प्रोवाइड्स for the need for all components. Permaculture design principle include observing and integrating with nature, using renewable resource, maximizing diversity and use small scale decentralized system, ठीक है। परमाकल्चर सिस्टम कैन बी अप्लाइड टू बोथ रूरल एंड अर्बन इन्वायरमेंट, दोनों के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखो हमारी पीओपी की मीटिंग हुई है, स्टॉकहोम कन्वेंशन की मीटिंग हुई है, जिसमें हम पीओपीज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को बैन करने के लिए कुछ हमारे जो पीओपीज़ की लिस्ट है उसमें ऐड कर दिए गए हैं कुछ पीओपीज़, ठीक है। तो कौन कौन से पीओपीज़ ऐड हुए हैं, तो मेरे 2 पीओपी इसमें से इंपॉर्टेंट है, याद रखो, क्लोरोपाइल क्लोरपाइरियोफोस और डिक्लोरेन प्लस। तो मेरी जो इसकी स्टॉकहोम कन्वेंशन की जो मीटिंग हुई है 18वीं मीटिंग हुई है, ठीक है। और इसमें जो है 5 जो लिस्ट है पीओपी की लिस्ट, उसमें 5 जो है पॉल्यूटेंट्स को ऐड किया गया है, जिसमें से मेरी क्लोरपाइरियोफिस और एक पेस्टिसाइड है, और डिक्लोरेन प्लस ये मेरा फ्लेम रिटार्डेंट है, ठीक है। और जो मेरा प्रपोजल है, द प्रपोजल टू लिस्ट क्लोरपाइरोफिस एज पीओपी वॉज रजिस्टर्ड बाय इंडिया, मतलब भारत ने इसको रजिस्ट किया है, भारत नहीं चाहता कि इसको क्या किया जाए, पीओपी की लिस्ट में ऐड किया जाए। क्यों, क्योंकि क्लोरपाइरोफिस वॉज अप्रूव्ड फॉर एग्रीकल्चर यूज़ इन 2021, हमारे इंडिया में 2021 में इसको एग्रीकल्चर यूज़ के लिए परमिट कर दिया गया, अप्रूव कर दिया था, इसलिए इंडिया जो है इसके अगेंस्ट है कि इंडिया नहीं चाहती कि इसको बैन किया जाए। विच इंक्लूड्स इट्स यूज एज अ पेस्टिसाइड्स अगेंस्ट पेस्ट अफेक्टिंग बंगाल ग्राम, राइस एंड कॉटन, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 10 पेस्टिसाइड्स बैंड बाय पंजाब, ये जो है पर पंजाब में बैन है, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 2022 में इसको बैन कर दिया था। इनिशियली 12 पॉल्यूटेंट्स इसमें थे हमारे पीओपीज़ में, जिनको हम डर्टी डजन्स भी बोलते थे। स्टॉकहोम कन्वेंशन की पहली मीटिंग जो हुई थी उसमें 12 पीओपीज़ को ऐड किया था, जिसको हम डर्टी डजन बोलते थे, ठीक है। अब इंडिया जो है ग्लायोफॉस्फेट जो बैन किया गया है इसमें पीओपी में, पर इंडिया ने इसको बैन नहीं किया। इंडिया से क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है ना। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है यूज़ ऑफ ग्लायोफॉस्फेट, जो कि एक हर्बिसाइड है, इसके हर्बिसाइड है ग्लायोफॉस्फेट, तो इसको रट लो। इसके हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर। ग्लायोफॉस्फेट एक हर्बिसाइड है जो डेवलप हुआ था 1970 में। इसका साइंटिफिक नेम हमें नहीं याद रखना, फिर भी याद रखो, फॉस्फोनोमेथाइल ग्लाइसिन, ठीक है। हर्बिसाइड एक केमिकल एजेंट है जो किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, जो हर्ब्स ग्रो कर जाते हैं, अनवांटेड वीड्स ग्रो कर जाते हैं उनके लिए, अनवांटेड प्लांट्स के लिए, सच एज रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर वीड्स और इन्वेजिव स्पीसीज, उनको मारने के लिए यूज़ होता है। इट अप्लाइड टू द लीव ऑफ द प्लांट
ये वीड को मार देता है, उसके लीफ पर हम इसे अप्लाई करते हैं, छिड़क देते हैं, बेसिकली पत्तों पे चला जाता है, पत्तों को फिर उस वीड को मार देता है। ये हार्मफुल है इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा। नॉन सेलेक्टिव है, मतलब पेड़ वीड तो मरता ही, इसके साथ हमारा अच्छा वाला पेड़ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड नैनो यूरिया। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट इनॉग्रेट किया है गुजरात में, जो कि इसको बनाया IFFO ने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट, कहाँ पर, कलोल गुजरात में। ये इंडिजीनियस यूरिया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है पहली बार किसने, हमारे इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, IFFCO ने। ये इसने इसको इनिशिएट किया वर्ल्ड में पहली बार। इट इज़ अ यूरिया इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल। नैनो यूरिया तुमको पता है, लिक्विड नैनो यूरिया, ये यूरिया है पर नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में। और ये प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन टू द प्लांट्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल यूरिया। जो हम यूरिया लगाते हैं खेतों में, देखो अगर तुम खेती से जुड़े हो तो सबको पता है यूरिया खेतों में लगाया जाता है, ताकि उनको क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके मेरी प्लांट्स को। अब उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, नैनो यूरिया। क्यों? क्योंकि इसके फ़ायदे ये हैं कि हम जो आधा लीटर की बोतल से, 500 ml लीटर की बोतल से हम जो है, जो एक पूरे बैग, जो एक बोरा जो यूज़ होता था पहले फर्टिलाइज़र का, उसका काम कर सकते हैं। ठीक है, वो जो पहले एक बोरा जो हम यूज़ करते थे, उस वो केवल उसमें से 30 से 40% ही इफेक्टिव रहता था। मतलब हमने पूरा बोरा खेत में डाल दिया, उसमें से 30 से 40% बोरे का ही फ़ायदा न्यूट्रिएंट्स जो है ले पा रहे हैं मेरे पेड़। पर नैनो यूरिया का ये फ़ायदा है कि 80% के न्यूट्रिएंट्स को हमारे पेड़ ले पाएंगे। ठीक है, नैनो यूरिया की सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा है। ठीक है, IFFO के अकॉर्डिंग लिक्विड एरिया में 4% टोटल नाइट्रोजन है, इवनली डिस्पर्स्ड इन वाटर। द साइज ऑफ द नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 20 to 50 नैनोमीटर। रट लो इसको। नेक्स्ट है मेरा कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया तुमको पता है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया था अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कॉफ़ी एक्ट 1942 के तहत। इसका जो फंक्शन है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। इसके बोर्ड में 33 मेंबर हैं, जिसमें चेयरपर्सन जो है वो कौन है, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव। 33 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। ठीक है, 33 मेंबर में चेयरपर्सन भी आता है, जो कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। एंड इट्स फंक्शन, ये कहाँ से काम करते हैं, बेंगलोर से। द बोर्ड मेनली फोकस इन एक्टिविटीज़ इन द एरियाज ऑफ रिसर्च एक्सटेंशन। ये हमारे सब समझ में आता है, बस एक बात याद रखना, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। क्यों बेंगलोर में? क्योंकि कॉफ़ी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इसके साथ साथ ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, इसी ऐसे ही कुछ और बोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। ये 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था, कोची में। ठीक है, कोची, क्योंकि कोकोनट, देखो जो बोर्ड हैं वो तुम्हें उस रीजन में मिलेंगे जहाँ, मतलब उनका हेडक्वार्टर वहाँ मिलेगा जहाँ वो सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो कोकोनट तमिलनाडु में होता था, इसलिए कोच्चि में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। कॉफ़ी बोर्ड तुमको पता ही है कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। कहाँ पे, बेंगलोर में, 1942 में इस्टेब्लिश हुआ था। स्पाइसेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ये भी कोच्चि में। तुम्हें पता है केरला में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होती हैं। रबर बोर्ड का ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, ये कहाँ पे, कोट्टायम केरला, ये भी केरला में। ठीक है,